एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम अभिषेक सक्सेना और बच्चों हमने चालू कर दिया था नया चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आज हमारा है सेकेंड लेक्चर अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हिस्ट्री हाउ एटम वर्ड केम। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस किसने बताया हमको, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको दिया है एंटोन लेवोसियर ने। दो लॉज हमें पढ़ने हैं बच्चों, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ, क्योंकि एक्चुअल में और भी लॉस है जो कि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये सब फाउंडेशन है आपकी 11th और 12th की। तो ये सब अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो 11th 12th में आपको बहुत ही आसानी होगी सब पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या धमाल करेंगे, तो हम भी धमाल करते हैं जल्दी से। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन it was experimentations by Lavoisier and Joseph Proust। तो ज्यादातर हमारा फेमस नाम हम लेवोसियर का लेते हैं, लेकिन लेवोसियर के साथ में एक और साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है दैट इज प्राउस्ट। और बच्चों ध्यान में रखना है कि हम एक एक साइंटिस्ट का नाम लेते हैं हर जगह, लेकिन एक साइंटिस्ट कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं करता, उनके साथ उनके छोटे छोटे लोग और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक का ही हम नाम लेते हैं। जैसे लेवोसियर है एंड प्राउस्ट का हमने यहां पे लिया, किस लिए? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें दिया। अब बारी आती है कि ये दो लॉ कौन से हैं। ये दो लॉ है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि क्या है उसका मतलब तो आगे देखेंगे। पहला लॉ हमें इन्होंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड हमें इन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये दोनों लॉ हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो केमिकल लॉज है या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दो सब्सटेंस कैसे कंबाइन करते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से बिहेव करेगी या केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा कि कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है तो वो कैसे करेगा, ये चीजें इन दो लॉ ने एक्सप्लेन की और ये दोनों लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। देखो इसके पहले हमने जो हिस्ट्री देखी एटम की वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सिर्फ दिमाग की सोच थी, एक फिलोसॉफी थी, लोगों का मानना था कि एटम वैसा होगा। लेकिन ये जो दो लॉ है, these two laws are very very important, और इन दोनों लॉ को समझ लिया तो फिर लाइफ झिंगा लाला है ना पढ़ाई कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, राइट? सो हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखते हैं वन बाय वन। होता क्या है इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वर्ड से समझो पहले कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्व करना मतलब सेव करना, बचाना। यहां पे क्या बचाएंगे हम? केमिकल रिएक्शन तो ब्लास्ट करवाती है, रिएक्शन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाती है, उसमें हम क्या बचाएंगे? तो होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मींस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर को अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं, उसको हम बचाना चाहते हैं, तो उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अगर मैं मैं नहीं दूंगा, अगर आप मुझे अब मैंने बहुत दे दिया इतने लेक्चर में, अगर आपने मुझे चॉकलेट दे दी तो आप क्या इमेजिन करोगे? कभी ना कभी मैं भी आपको चॉकलेट दे दूं, राइट? ऐसा ही इमेजिन करोगे, मतलब जितना आप मुझे दोगे उतना तो कम से कम आपको वापस चाहिए होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है तो जितना हमने लिया, जैसे कि मैंने अगर 10 किलो लिया होगा तो प्रोडक्ट मतलब जो बनने वाला है वो भी 10 किलो बनेगा, नहीं तो नहीं, मतलब कि पूरी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जितना हमने ऐड किया उतना ही बाहर निकलना चाहिए। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, LHS इज इक्वल्स टू RHS किया ना मैथ्स में। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और सर फिर से केमिस्ट्री से मैथ्स में चले गए, तो चलो वापस केमिस्ट्री में आते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। हमारा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है बच्चों कि मास कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या प्यारा सा सेंटेंस, मतलब आई लाइक इट। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कोई भी सब्सटेंस, ये पेन है ना, तो मैं इसको बना सकता हूं, मतलब मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है बच्चों, आबराकडाबरा पेन बना दे, पेन नहीं बनेगा। मतलब कि आई कैन नॉट क्रिएट इट एंड आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय। खा लूंगा इसको, डिस्ट्रॉय खा लिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। अरे बेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पेट के अंदर जाएगा, कुछ और बनाएगा।
डिस्ट्रॉय नहीं होता कोई भी सब्सटेंस, हम बना नहीं सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ होता क्या है, एंड किस चीज में, अब देखो जो भी चीज हो रही है, हम उसको केमिकल रिएक्शन की बात करें, अदर देन केमिकल रिएक्शन, is it possible to destroy a substance? Is it possible to create a substance? क्या हम किसी चीज को बना सकते हैं? क्या हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? मुझे कमेंट में बताना, जादू टोना हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, मैं इस डायग्राम से क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन में आपने जितना केमिकल लिया होगा उतना ही केमिकल वापस मिलेगा, कितना जितना केमिकल लिया उतना ही वापस मिलेगा। नेक्स्ट है ओके, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को थोड़ा हट के समझते हैं। सो आवर पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसमें होता क्या है, अगर मैंने दो सब्सटेंस ले लिए, मतलब कि मैंने ए को एम के साथ मिला दिया, ए को मैंने एम के साथ मिला दिया, तो व्हाट विल हैपन? अब देखो बच्चों, जब भी रिएक्शन होती है तो कुछ नया बनता है, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, ए और एम मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। सपोज वो बनाते हैं, इसको बनाएंगे प्रोडक्ट, सपोज पी बनाते हैं, वो उन्होंने पी को बना दिया, तो होगा क्या, जितना मैंने ए और एम लिया था, सपोज मैंने ए लिया था 10 केजी, ठीक है, मैंने ए लिया 10 केजी और मैंने एम को लिया है सपोज 20 केजी, ज्यादा ले लिया है ना, 20 केजी बड़ा हो गया वो 20 केजी। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जितना आप लेंगे इनपुट, उतना ही आउटपुट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा, तो पी कितना मिला, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मच पी इज ऑब्टेन, कितना पी मिलता है, तो पी मिलता है 30 केजी। क्यों मिला बच्चों? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई किया। इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर कंबाइन करता है, मतलब जितना इनपुट है, मतलब कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट रहेगा बच्चों। जितना हम खाएंगे उतना हम निकालेंगे, ऐसा ही समझ लो कि जितना हम केमिकल लेंगे, मतलब केमिकल्स हम जितना लेते हैं उतना हम केमिकल्स हमें यूज करना होता है। विल टेक एग्जांपल विद अ केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों आप लोगों के लिए कि मुझे वाटर बनाना है, तो वाटर कैसे बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वाटर H2O। अब बच्चों आपने इनके मासेस के बारे में पढ़ा है, वैसे तो हम मासेस के बारे में इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है इसमें कि हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, सो इसीलिए हमारे पास हाइड्रोजन कितना हुआ, देखो बच्चों 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। एक हाइड्रोजन का मास 1 है, सो 2 इंटू 1 दैट इज कितना आ गया, 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन के लिए सेम सॉल्व करते हैं, सो दैट इज 2 ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों अब इसको हमें बैलेंस भी करना होता है, देयर इज सम बैलेंसिंग की यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 1 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं चलेगा। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हाफ अप्लाई करते हैं, हाफ। इसको मुझे हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, सिर्फ O बचेगा। और बच्चों ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ मुझे बताओ बच्चों, टोटल कितना हुआ, 2 + 16, कमेंट में बताओ जल्दी से कितना होगा, 18 ग्राम। ये क्या है मेरा, ये है मेरा इनपुट, ये मैंने दिया है, इट इज इनपुट। अब हम काउंट करते हैं, आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो आउटपुट में क्या होगा, देखो हमारे पास में है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब हमें इन्हें प्लस करना होगा, इनके मासेस को प्लस करना होगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास मैंने अभी बताया 16 होता है, 1 ऑक्सीजन का मास, सो 16 यहाँ पे आएगा 2 + 16, तो बच्चों देखो कितना आ रहा है, 18 ग्राम। सो चाहे इनपुट हो या फिर, अब ये क्या है हमारा, बताओ जल्दी से, ये क्या है, ये है हमारा आउटपुट। तो इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट रहेगा। दिस एग्जाम्पल is very simple example. Now I will tell you another example. Like आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कैसे दिया होगा, there is a chemical reaction, क्वेश्चन में दिया रहेगा there is a chemical reaction in which A reacts with B and produces C and D, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों। और क्वेश्चन में कहा गया होगा कि
कितना कितना क्वांटिटी यूज किया, दे विल टेल यू कि हमारे पास में ए का जो क्वांटिटी है वो है 25 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ ए इज टेकन, व्हाट 25 ग्राम ऑफ ए इज टेकन। देन बी का भी वैल्यू दिया होगा, 30 ग्राम ऑफ बी इज टेकन। देन इट विल प्रोड्यूस 60 और वी कैन से कि 20 ग्राम ऑफ सी, विल से 20 ग्राम ऑफ सी। एंड वो क्वेश्चन पूछेगा कि डी कितना मिला, हाउ मच डी इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि ये कितना है। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान। कैसे, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट बताया मैंने, इन इज इक्वल्स टू आउट, यही चीज है ना बच्चों। इन किसका किसका हो रहा है, इन दोनों का इन हो रहा है, प्लस कर दो यहाँ पे 25 प्लस 30, या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में और थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। ओके बच्चों, अब इसमें हमें a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है। a की वैल्यू कितनी मुझे बताओ जल्दी से, 25। कितना है a का वैल्यू 25 प्लस b का वैल्यू कितना है 30, कितना है 30 इज इक्वल्स टू, अब c का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है दैट इज 20 ग्राम। 20 ग्राम। अब आपको बोला है d निकालो, क्या आप d निकाल सकते हो, आपको आपने ये सॉल्व किया इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे, इसका प्लस हो जाएगा 25 प्लस 30 दैट इज 55 बच्चों, यहां पे आएगा 20 प्लस d। अब ये 20 यहां प्लस में, इधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस। अब देखो केमिस्ट्री के सर मैथ्स पढ़ाने लग गए, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहाँ पे बस आपको माइनस करना है। 55 माइनस 20 इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे आप, डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आएगी 35। समझ में आ गया। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस पे न्यूमेरिकल्स हमें बनाने पड़ते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम इसे और भी जगह यूज करते हैं। लाइक हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी हम जो लॉ यूज करते हैं वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आते हैं। सो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आज भी वो है, कल भी वो है, मेरे घर में भी वो है, आपके घर में भी वो है। क्या है मेरे घर में, आपके घर में क्या है, सोना, चांदी, प्लैटिनम, क्या है जल्दी से चेक करके बताओ मुझे क्या है। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मतलब होता है सेम, पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू सेम होगी। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, उनका रेशियो। तो कहने का मतलब क्या है, अब आते हम स्टेटमेंट पे, देखते स्टेटमेंट कैसा है, किसने दिया था। सो सबसे पहला, कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि जो भी कंपाउंड्स है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड had the same element in the same proportion। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी कंपाउंड है वो दुनिया में कहीं पर भी हो उसमें वही एलिमेंट रहेंगे। जैसे वाटर, वाटर किससे बनता है बच्चों, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो मेरे घर का पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा और आपके घर का भी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। ना कि आप लोग बहुत ज्यादा अमीर हो तो आपके घर का सोना चांदी का पानी है, कह रहे हाँ आपके घर में सोना चांदी का पानी नहीं, आपके घर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाला वाटर दैट इज H2O ही रहने वाला है। मेरे भी घर में H2O रहने वाला है, पूरे दुनिया में H2O रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। सो कहने का मतलब है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म और कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and each such compound had same element। वो कंपाउंड का एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा एंड इन सेम प्रोपोर्शन। दो चीज बताई कि अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 or more elements whose proportion is constant। पहला तो सेम एलिमेंट रहेंगे, मेरे भी घर में जो वाटर है उसका भी उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, आपके भी घर में जो वाटर है उसका भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। रेशियो भी देखेंगे तो 2:1, मेरा इसमें भी आएगा, आपके भी इसमें 2:1 आएगा। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये कहीं पे भी बना, देखो व्हाट दे से, प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम। मतलब आपने वो कंपाउंड कहां से लाया उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड हु प्रिपेयर इट। देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के। तो पहला पार्ट क्या बोला, कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से बनता है, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ईच सच कंपाउंड, हर एक कंपाउंड
हैड सेम एलिमेंट, हर एक कंपाउंड का एलिमेंट फिक्स रहता है, जैसे मैंने वाटर बोला तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आएगा इन द सेम प्रोपोर्शन, और उसका प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव मतलब बिना किसी रीजन, मतलब कोई भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम वेयर, मतलब इररिस्पेक्टिव मतलब वो कहां से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हु प्रिपेयर इट, और किसने बनाया, मैंने बनाया कि आपने बनाया कि चाइना वाले ने बनाया कि अमेरिका वाले ने बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कंपाउंड के एलिमेंट मतलब उसका कंपोजिशन मेरे घर में, आपके घर में, पूरी दुनिया में सेम रहेगा बच्चों, पूरी दुनिया में सेम रहेगा। और ये लॉ हमें दिया है प्राउस्ट ने, किसने, जिस मतलब लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज, अब लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि सिंपल स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल इन्होंने दे दिया कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसे हम समझते हैं किस तरीके से सेम रहेगा। सो आवर पॉइंट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने देखा कंपाउंड, ये लॉ है कंपाउंड्स के बारे में। देखो पहला जो लॉ था वो केमिकल रिएक्शन के बारे में था, और ये भी एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के बारे में, लेकिन पहले कंपाउंड को समझना होगा। तो कंपाउंड्स के बारे में, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो क्या होता है, जैसे कि मैं लेता हूं एग्जांपल वाटर, आई टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। ये जो वाटर है ये कौन सा कंपाउंड किससे बना है, सबसे पहला कि बना किससे, तो ये बनता है H2, मतलब इसका अगर आप बोलेंगे केमिकल कंपोजिशन क्या है तो H2 है। इसी का मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर आपको एटम्स का रेशियो बोला, इसमें एटम्स का रेशियो कैसा है, एटम्स का रेशियो, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन क्या आएगा बच्चों, 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। अब कहने का मतलब ऐसा है लॉ का कि आप ये जो वाटर है, ये वाटर को कहीं से भी ला लो, फ्रॉम वेयर, एनीवेयर, फ्रॉम वेयर मतलब फ्रॉम एनीवेयर, कहां से लेके आऊंगा मैं, टैप से लेके आऊंगा, मेरे नल से लेके आएंगे, चलो फिर बारिश आ रही है आज, बड़ी मजा आ रहा है, रेन से लेके आ जाओ, बारिश से लेके आ जाओ, देन सी से लेके आ जाओ, घर से लेके आ जाओ, स्कूल से ला लो, आप इसको कहीं से भी लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह मेरा घर हो या आपका घर हो, पानी तो पानी रहने वाला है। आप भी H2O पीने वाले हो और मैं भी H2O पीने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं H2O पीता हूं और आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो आप प्लैटिनम, सोना, चांदी पीते हो, ऐसा नहीं रहता। पानी, वाटर इज वाटर, H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, देखो रेशियो फिक्स है, फिक्स प्रोपोर्शन, जो हमने बोला कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप समझ सकते हो अभी कि जो भी कंपाउंड है उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा, उनका रेशियो फिक्स रहेगा। इसी वजह से इस लॉ को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि जो भी एटम्स है इनका प्रोपोर्शन सेम है। और अब जो लॉ था इसमें उन्होंने मास को यूज किया है, इस लॉ में हमने मास को यूज किया है। तो अगर मैं वाटर के मास की बात करूं H2O की, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इनका मासेस अगर आप रेशियो लेना चाहते हो, मास का रेशियो सी, तो हमें हाइड्रोजन का मास यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 × 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मास यूज करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हमारे पास में टोटल आंसर आता है, देखो हाइड्रोजन का कितना रेशियो आ रहा है 2 और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 16। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे, किसका, 2 और 16 का, किसका किसका रेशियो बच्चों, वो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन का 2 आया, ऑक्सीजन का 16 आया। तो रेशियो कैसे लेते हैं आप लोग, रेशियो लेते हैं इन दोनों का, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन लेना है मुझे, तो क्या आएगा 2:16, इसी का मतलब क्या होगा 1:8। तो बच्चों अगर मैं मास से ले रहा हूं, किससे लिया मैंने, ये बाय मास है, ये रेशियो बाय मास। So your answer should be 1:8। इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का एटम का रेशियो, देखो मैंने 2 रेशियो बताया, एक एटम का रेशियो बताया और दूसरा रेशियो मैं बता रहा हूं मास का।
अगर सिर्फ एटम का रेशियो बोले तो बड़ा सिंपल है, कैसे देखो कैसे आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का कितना है, तो कार्बन कितना है इसमें 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसका आंसर आएगा 1:2, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर मास का बोला है तो आपको एटॉमिक मासेस पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि मैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लेना चाहता हूं मास के बेसिस पे। तो ऑक्सीजन कितने बच्चे, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन कितना है 1 है। अब हमें क्या करना होगा, हमें कार्बन का मास लेना होगा, और एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 into 1 is 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों, 16 होता है, अभी मैंने बताया 16 into 2, तो इसका मास कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, ये आएगा 12:32। अगर आप इसको और सॉल्व करते, इसको डिवाइड करते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ये 2 से डिवाइड होता है तो 6:16 बन सकता है, या इसको मैं और डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये आएगा 3:8। तो ये हमारा फाइनल रेशियो रहेगा। एंड इस रेशियो में आप समझ सकते हो कि मास का रेशियो अलग आएगा। मास का रेशियो देखो क्या आ रहा है 3:8, मास का रेशियो आ रहा है 3:8, और एटम का रेशियो आया 1:2। तो रेशियो बाय एटम है या रेशियो बाय मास, वो आपको समझना होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो आज के लेक्चर में बच्चों हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा, जो कि हमें लेवोसियर और प्रॉस्ट ने दिया। पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉस को आपको समझना है, इनका स्टेटमेंट समझना है, और इनके क्वेश्चंस मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।